Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, first of all, our humble request to all of you, please subscribe my channel Alimuddin Sheikh Qadri. And also we have given to the 140 lecturer in this lockdown time period. So my dear friends, today we will discussing here a new points. Our previous lecture is the source of energy, but those lecture cannot be completed. Today, myself, Alimuddin Sheikh Qadri, I have completed the whole lesson of the source of energy. My dear students or my dear friends, those topics, those points have left. Today we will discussing here. Just as like all of you have seen, there are different steps of source of energy. My dear friend, already I have discussing here. First of all, we have discussing the point solar energy. My dear friend, इसके पहले आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत के विषय में संबंधित सारे पॉइंट्स आपको बताए, एक्सप्लेन किए, और उसके कुछ पॉइंट छूटे हुए थे जिसको मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने पार्ट 2 में अपलोड करूंगा। तो आज ये मेरा पार्ट 2 का सिस्टम है जो अपलोडिंग पर लगेगा और आप लोगों को डिलीवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन्स होता है सूर्य से आने वाली ऊर्जा। माय डियर फ्रेंड, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सूर्य कोई एक ठोस पिंड नहीं है, सॉलिड नहीं है। वह क्या है? वह एक गैसों का गोला है, गैसीय पिंडों का गोला है। यह गोला जो आप देख रहे हैं यह एक ठोस नहीं है बल्कि यह गैसों का पिंड है। अब कैसी गैसें हैं माय डियर फ्रेंड? आपने देखा है, लिखा है मैंने, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हीलियम. Helium means twice He3 and twice He4, and just like so many other micromolecules or micro gases, those have also be occur in this sphere. यहाँ पर जो गैसें पाई जा रही मुख्य रूप से मैंने आपको बताया, इन्हीं गैसों में प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्राइटियम भी है, हीलियम भी है। माय डियर फ्रेंड, इन्हीं गैसों में आपस में कॉम्बिनेशन होता है। यही जो गैसें आप देख रहे हैं, इन्हीं गैसों में आपस में कॉम्बिनेशन होता है। और ये गैसें अगर लाइट गैसेस हैं तो लाइट गैसेस आपस में कॉम्बिनाइज करती हैं, और कॉम्बिनाइज करने के बाद ये गैसें क्या करती हैं कि कॉम्बिनाइज हो जाती हैं, और कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में भी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा फॉर्म में ओरिजिनेट करती हैं, उत्पन्न करती हैं। माय डियर फ्रेंड, मैंने पहले ही आपको बताया था कि सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इसके सरफेस का सिर्फ मैंने टेम्परेचर दिया था 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। इसके सरफेस का, सूर्य के सरफेस का मैंने टेम्परेचर दिया था। द सरफेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सोलर इज द 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। यह डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था। और यहां पर आप देखिए वो टेम्परेचर आया कहां से? उस टेम्परेचर के विषय में मैंने आपको बताया कि लाइट मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन हुआ, छोटे छोटे मॉलिक्यूलों का कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन से भी एनर्जी निकल रही है एंड ब्रेक डाउन से भी एनर्जी निकल रही है। मीन्स एनर्जी का फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन से भी हो रहा है, ब्रेक डाउन से भी हो रहा है, अर्थात संयुग्मन से भी हो रहा है तो विखंडन से भी हो रहा है, संलयन से भी हो रहा है तो विखंडन से भी हो रहा है, फ्यूजन से भी हो रहा है तो फिशन से भी हो रहा है। फ्यूजन एंड फिशन दो शब्द आ रहा है, फ्यूजन मिलना, फिशन टूटना। तो ऐसे हल्के मॉलिक्यूल, लाइट मॉलिक्यूल्स जब आपस में कॉम्बिनाइज करते हैं तब भी एनर्जी निकलती है। जब ये हैवी मॉलिक्यूल बना लेते हैं वहां पर ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर,
ये ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर वहाँ एनर्जी उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। और यहाँ से आप देखिएगा जो एक सरफेस एरिया का अगर हम देखें तो यहां से देख रहे हैं कि 4 से लेकर के 7 किलोवाट घंटा मीटर पावर -2 इतना एक एरिया में है, इतना 1 स्क्वायर फीट एरिया से निकल रहा है। ऐसे ऐसे अगर टेम्परेचर को टोटल हम काउंट करते जाएं, हम यह स्पष्ट नेचर पर पहुंच जाते हैं कि सूर्य से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो 2 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो माय डियर फ्रेंड, तो मैंने पहले एनर्जी आपको बताया सोलर एनर्जी। यदि हम चाहें तो आसानी पूर्वक इस सूर्य की ऊर्जा को विभिन्न प्रकार के पैनलों के द्वारा स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाह रहा हूं, अपने इस सिंपल से एग्जांपल में मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं सूर्य से आने वाली ऊर्जा। अब आप देखिएगा, मैं छोटे से एग्जांपल के स्वरूप में इसको आप क्लियर करके यहां पर आपको बता रहा हूं कि इससे हम एक हाई स्कूल की बुक में एनसीईआरटी में दिया है कि सूर्य की ऊर्जा से आप भोजन कैसे बनाएंगे। इसका सोलर कुकर, यहां पर आप देखिएगा सोलर कुकर में एक सिंपल सा सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम में होता क्या है, ये देखिएगा, ये बॉक्स होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है इस तरह से। इसमें चैम्बर होते हैं अलग अलग, खाने होते हैं अलग अलग, इस तरह से अलग अलग चैम्बर होते हैं। और यहाँ पर इस तरह से एक जो है 45 डिग्री पर, जो है 45 डिग्री पर यहाँ पर ये इसके पैनल को लगा दिया जाता है, सोलर पैनल को लगा दिया जाता है। और सूर्य से यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी सीधा रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पर, यहाँ पर। इस तरह से आपने देखा कि एनर्जी जो आ रही है ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यहां से इस मिरर के द्वारा ये रिफ्लेक्ट हो गई सोलर कुकर में। और ये इसको हम कवर कर देते हैं, ऊपर से ग्लास से इसको कवर कर देते हैं। और उसी के अंदर जो भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों को रख करके हम जो है आसानी पूर्वक उसको पका सकते हैं, उसको बना सकते हैं, वह भोजन करने योग्य हो जाएगा। अर्थात सूर्य की ऊर्जा से आपने देखा कि भोजन की भी प्रक्रिया को आसानी पूर्वक कर लिया जा रहा है। इसका भी फिगर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सिंपली आपने कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है सोलर कुकर में। इसमें ऊपर मैंने बताया कि कांच की एक सीट है, कांच की सीट के बाद यहाँ पर जो आपने देखा कि ये जो प्लेट लगाई गई, ये जो हैवी प्लेट यहाँ पर लगाई गई है, इस प्लेट का सिर्फ काम होता है कि आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। क्या कर दे? आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। और इसके ऊपर ये जो है लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, और एब्जॉर्व करने के बाद उससे जो है भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा भोज्य पदार्थ आपके बन गए, तैयार हो गए, खाने योग्य बन गए। इस तरह से मैंने यूज किया सूर्य की ऊर्जा को भोजन बनाने के लिए। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, हम सूर्य की ऊर्जा को ढेर सारे उपकरणों में यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े पैनल को, सोलर पैनल को लगा करके, सोलर पैनल को लगा करके उससे जो है सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करके आसानी पूर्वक जो है उससे जो है पंपिंग सेट अर्थात पंप, वह पंप लगाते हैं जो कि वाटर को नीचे से ऊपर खींच करके ले आता है। तो अर्थात सिंचाई के साधन के लिए भी हम पैनल का उपयोग कर सकते हैं। लाइट के लिए आप देखिए, घर में जो लाइट है, प्रकाश है, इसके लिए हम जो है सोलर एनर्जी को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसको जो है डीसी बैटरी में जो है उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। फिर उससे बैटरी से हम जो है इन्वर्टर के द्वारा बैटरी से हम उस एनर्जी को जो है कंज्यूम करते हैं। तो जो कंज्यूम हमने एनर्जी किया बैटरी में, उस एनर्जी को डिलीवर्ड कर देते हैं पूरे हाउस होल्ड सर्किट में, और हमारा पूरा मकान जो है प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है सूर्य से आने वाली ऊर्जा का। तो इसी को कहा गया सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन चलता है। इसलिए सारे रिएक्शन जो है, ये सारे रिएक्शन चलते हैं जो है सूर्य के अंदर। जो सूर्य गैसों का एक पिंड है, न कि ठोस का एक पिंड है। तो गैसों का पिंड है, तो कौन सी गैसों का पिंड है? इन्हीं लाइट गैसों का पिंड है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हीलियम, 2He3 एंड 2He4। इन्हीं सारी गैसों का एक पिंड है, जिनमें इन गैसों के कॉम्बिनेशन से एनर्जी निकलती है। इन गैसों के जब कॉम्बिनेशन होता है तो लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, और वे लार्ज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन करते हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल बनते हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल के बनने में भी ऊर्जा निकलती है, लार्ज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन में भी एनर्जी निकलती है। दोनों ही प्रोसेस में इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर आसानी पूर्वक कहा जा सकता है कि इन चरणों में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। आपने देखा कि मैंने सोलर एनर्जी से ढेर सारे सिस्टम को के विषय में एक्सप्लेन किया। इसके पहले के जो है अपने
चैनल पर मैंने जो है अपलोड किया है। और यहाँ आज मैंने सोलर कुकर के विषय में बताया कि सूर्य से आने वाली किरणों किस तरह से ले लिया जाएगा और लेकर के जो भोज्य पदार्थों को जो खाने योग्य पदार्थ उनको आसानी से पका करके खाया जा सकता है। आइए आगे देखते हैं। टाइडल एनर्जी है। माय डियर फ्रेंड, अगर ये पूछा जाए कि टाइडल एनर्जी क्या है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाइडल एनर्जी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी के रूप में आता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य में ज्वार और भाटा उठते, माने जल के उठने की क्रिया को ज्वार कहा जाता है और जल के नीचे जाने की क्रिया को भाटा कहा जाता है। तो इसी को टाइडल बोला गया, अर्थात ज्वार और भाटा। जब ये ज्वार और भाटा आते हैं समुद्री तटों पर, ये पानी काफी दूर तक फैल जाता है और फिर ये अंदर जाता है। और ऐसे ही प्रकार से ये ऊर्जा जो है आपने देखा कि ये जितनी तेजी के साथ ऊर्जा आएगा, यहाँ पर टरबाइन को लगा करके उसको उतनी तेजी के साथ एनर्जी को स्टोर कर लिया जाएगा। वाटर को रिफ्लेक्ट होकर जाते समय भी जो टरबाइन रोटेट करेगी, एनर्जी को जो है स्टोर कर लिया जाएगा। तो आते समय भी एनर्जी को स्टोर कर लिया जा रहा है, जाते समय भी एनर्जी को स्टोर कर लिया जा रहा है। इन दोनों प्रक्रियाओं में जो है टाइडल एनर्जी, जो ज्वार भाटा की एनर्जी है, उस ज्वार भाटा अर्थात पानी की तरंगों का तेजी के साथ आना और आकर के फिर वापस चले जाना, ऐसी प्रक्रिया में एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है, ऐसी एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे? टाइडल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये टाइडल मीन्स होता है ज्वार भाटे का आना, इसको हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं, टाइडल एनर्जी। और अगर टाइडल एनर्जी को कहा जाए तो इसको ज्वारीय ऊर्जा के रूप में नाम से जाना जाता है। हिंदी की भाषा में ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ज्वार और भाटा है तो ज्वारीय ऊर्जा के रूप में इसको कहा जाता है और इंग्लिश में इसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो यह टाइडल एनर्जी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ये टाइडल एनर्जी उत्पन्न होती है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अगले एनर्जी के विषय में डिस्कस कर रहा हूं, वेव एनर्जी। अब आइए देखते हैं वेव एनर्जी क्या होती है, तरंग ऊर्जा क्या होती है। तरंग ऊर्जा जैसे समुद्र में जो तरंगे उठ रही हैं, समुद्र में जो तरंगे उठ रही हैं, ये समुद्र के निकट वायु का प्रवाह तेजी के साथ जब होता है, अधिक होने का कारण की सतह पर जो है वो जल की लहरें जो तेजी के साथ बन जाती हैं और इन लहरों के बन जाने से एक गतिज ऊर्जा जो होती है, जिसके कारण इनकी लहरों में एक प्रकार की गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। गति के कारण ही लहरें आगे भागती हैं, इसलिए लहरों के कारण समुद्र की सतह पर गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार उत्पन्न हुई ऊर्जा को सागरीय लहरों की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, सागरीय लहरों की ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और यह सागरीय लहरों की ऊर्जा जो होती है, यह तरंग ऊर्जा जो है, या इसको हम तरंग के रूप में उठ रही है, लहर वेव है, इसको हम तरंग ऊर्जा या वेव एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये तरंग ऊर्जा है, इसलिए मैंने कहा कि वेव एनर्जी है। तरंग को इंग्लिश में वेव कहा जाता है, इसलिए मैंने इसको वेव एनर्जी के फॉर्म में बताया कि वो तरंग की ऊर्जा है। ये इन तरंग की ऊर्जा से हम टरबाइन को आसानी पूर्वक रोटेट करते हैं। ध्यान रहे, टरबाइन का यूज हमको ज्यादा मात्रा में करना है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि टरबाइन आप जैसे टरबाइन रोटेट करेगी, टरबाइन ही हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जो कि इस तरह की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा कि ज्वार और भाटा की क्रिया में भी आया और वेव एनर्जी के भी रूप में आया। तो इस तरह से हम वेव एनर्जी को, अर्थात जो समुद्र में तरंगे चल रही हैं, अपने आप हमेशा तरंगे आती जाती रहती हैं। ध्यान रहे कि ज्वार और भाटा के कंपेयर में इससे ऊर्जा कम उत्पन्न होती है, ज्यादा नहीं, परंतु ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो मैं ऊर्जा के स्रोत के विषय में अध्ययन कर रहा हूं और आपको अध्ययन करा और आपको बता रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कौदरी के माध्यम से। माय डियर फ्रेंड, तो इस तरह से आपने देखा कि कितने सोर्स ऑफ एनर्जीज को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया और अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसका भी मैं डिस्कस करने चल रहा हूं। तो आप किसी एक सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड मत होइए। हमारे पास कोल है, हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा मत सोचिए। हमारे पास डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं, बट उसका यूज करना, उसका उपयोग करना, ये सबसे ज्यादा अहम होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम इस ऊर्जा का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं और कितना उपयोग कर रहे हैं, क्या सारी की सारी ऊर्जा का उपयोग कर ले रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी गलती का, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सारी ऊर्जा का उपयोग? ऐसी ऊर्जाओं का उपयोग करने से ये जो है ये आसानी पूर्वक इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको जो भी बताया, आइए आगे देखते हैं। आगे है ओशियन थर्मल एनर्जी। माय डियर फ्रेंड, ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होती है? ओशियन थर्मल एनर्जी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। ओशियन थर्मल एनर्जी, इस ओशियन थर्मल एनर्जी को कहा जाता है
कि यहाँ पर जो ओशियन थर्मल एनर्जी है, जिसको कहा गया सागरीय तापीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा। माय डियर फ्रेंड, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपने एक टैंक को पानी पर भर दिया है और उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, आप बताइएगा कि क्या टैंक के ऊपर का मानी ऊपरी सतह का जल जो होता है वो ज्यादा गर्म होता है या टैंक के निचले सतह का जल ज्यादा गर्म होता है? तो माय डियर फ्रेंड, टैंक के ऊपरी सतह का जल ज्यादा गर्म होगा। तो समुद्र है, सी है, सागर है, ऐसी स्थितियों में उसकी एरिया काफी ज्यादा है, वहां पर जब लाइट पड़ेगी तो उसके एक्सटर्नल जो सरफेस का जो बाहरी वाता जो सरफेस है उसका क्या है, सतह है, उस बाहरी सतह का ताप अधिक होगा अपेक्षाकृत अंदर वाली सतह के। बट इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं कहीं पर 2 से 2.5 किलोमीटर के नीचे जाने पर भी सूर्य से जो ऊर्जा जा रही है वहां तक का भी टेम्परेचर मेजर किया गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माय डियर फ्रेंड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो वेपराइजेशन होगा नहीं। आइए ऊपर के सरफेस पर चलते हैं, समुद्र की सतह पर आते हैं और समुद्र की सतह से ये वेपराइजेशन की क्रिया होती रहती है, ऊर्जा निकलती रहती है। और जो यह ऊर्जा निकल रही है, तो यह हमने भी अभी आपको बताया कि इसके विषय में जो ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है, इस ऊर्जा के विषय में डियर फ्रेंड मैंने आपको सिंपल सा टॉपिक दिया है। ऐसे ही स्थानों पर सागरीय तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में, ऐसे ही स्थानों पर सागरीय तापीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जा सकता है। इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के वैद्युत संयंत्र का उपयोग करते हैं और जो वैद्युत संयंत्र हमारे पास होते हैं उन्हीं वैद्युत संयंत्रों की सहायता से आसानी पूर्वक हम इनका उपयोग कर लेते हैं, इस ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह ऊर्जा हो गई ओशियन थर्मल एनर्जी, जो कि समुद्र की सतह से निकलने वाली ऊर्जा है और इसी ऊर्जा का उपयोग हमको और आपको करना है। माय डियर फ्रेंड, आगे देखिएगा, यहां पर मैंने दिया जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। अब देखिएगा भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। मैं सिंपल सा पॉइंट आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल? सॉइल की डिफिनेशन क्या है माय डियर फ्रेंड? सॉइल को कहा गया द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इट कन्वर्ट्स टू वेरी माइन्यूट पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल। चट्टानों के टूट के बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले रवों के रूप में अलग हो जाने की क्रिया, जो अलग हो जाते हैं चट्टानें जब टूटती हैं। चट्टानें बेटा टूटती कैसे है माय डियर फ्रेंड्स? चट्टानें टूटती कैसे हैं? चट्टानें ऐसे टूटती है कि एक बार सूर्य का ताप अधिक हुआ, उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है, उसमें प्रसार हो जाता है। और जब रात्रि के समय ये कंस्ट्रक्शन होता है तो एक बार एक्सपेंशन, एक बार कंस्ट्रक्शन के परिणाम स्वरूप चट्टानें ब्रेक कर जाती है, टूट जाती हैं और जब टूट करके नीचे जो है गिरती है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, वहां से और भी छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि चट्टानें टूट टूट करके ढेर सारी ऊर्जा को जो है आसानी पूर्वक निकाल रही हैं। तो ये जो चट्टानें टूट रही हैं और ये जो फॉर्म कर रही है, सॉइल का फॉर्मेशन कर रही है, तो चट्टानों पर जो ऊर्जा आ रही है जिसके कारण उसमें पावर ऑफ एक्सपेंशन हो रहा है, उस पावर ऑफ एक्सपेंशन के थ्रू आपने देखा एनर्जी को स्टोर कर लिया गया। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो है चट्टानें ऊपरी सतह पर ज्यादा हीट होती है, निचली सतह पर कम हीट होती है। इस जो ऊपरी सतह पर ज्यादा हीट होती है उसको हम हीटेड एरिया बोलते हैं या तप्त क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीटेड एरिया बोलते हैं या तप्त क्षेत्र बोलते हैं। हीटेड एरिया से टेम्परेचर, उसका एरिया हीटेड एरिया है, जाहिर सी बात है वहां का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और भी चट्टानें जो जब ये गर्म, वहीं से जो जल निकलता है वो गर्म जल निकलता है, हीटेड एरिया है, वहां से समुद्र से आपने देखा होगा, सॉरी पहाड़ों से, चट्टानों से आपने देखा होगा, वहां से जल रिश्ता रहता है, पानी रिश्ता रहता है। उस पानी को माय डियर फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि वह सतह से होकर के आ रहा है, इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जब सतह से होकर के नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड तो उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि ये एनर्जी को आसानी पूर्वक आपने कंज्यूम किया। यहां पर जो एनर्जी निकली है, गर्म चश्मा उष्मा का स्रोत, उस स्रोत बोला जाता है, इसको उष्मा का स्रोत बोला जाता है। तो इसके द्वारा अधिक से अधिक जो है उष्मा उत्पन्न होती है, वहीं भाप के द्वारा बहुत अधिक दबाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे स्थानों पर पाइप की सहायता से भाप को बाहर निकाल लेते हैं, पाइप की सहायता से हम भाप को
बाहर निकाल लेते हैं, और जब भाप बाहर आ जाती है तो उसी भाप से हम टरबाइन को रोटेट करा देते हैं, टरबाइन को चक्कर लगा देते हैं। जब टरबाइन रोटेट करेगी माय डियर फ्रेंड, तो मैंने बताया है आपको, टरबाइन रोटेट करेगी तो डायोड वाल्व उसमें लगा होता है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में एक बार कन्वर्ट हो गई तो वो फिर से जो है पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि डायोड वाल्व जो लगा हुआ, जो डायोड लगा हुआ है वो एनर्जी को एक साइड में आगे तो जाने देगा, लेकिन उधर से पीछे की साइड में आने नहीं देगा, इसीलिए वहां पर डायोड लगा दिया जाता है। तो डायोड का यही फंक्शन होता है। जब हम फिजिक्स में बताएंगे डायोड वाल्व तो वहां पर आपको क्लियर करेंगे। तो यह डायोड की विशेषता होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डायोड से ये जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसी ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसका यूज आसानी पूर्वक कर ले रहे हैं। तो आपने आसानी से समझ लिया कि यह भूतापीय ऊर्जा है क्या। भूतापीय ऊर्जा मीन्स होता है, इसको मैंने कहा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का नाम दिया हमने, और जब मैंने जियोथर्मल एनर्जी का नाम दिया है तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है कि ये जमीन से जो टेम्परेचर जो एराइज कर रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, इसी बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण जो है ये गर्म चश्मे फूटते हैं, गर्म झरने फूटते हैं। जब ये गर्म झरने फूटेंगे माय डियर फ्रेंड, तो ऐसी कंडीशन में ये ऊर्जा यहाँ से निकलेगी और उस ऊर्जा को वेपर के रूप में कंज्यूम किया जाएगा, जिससे वेपर को एक स्थान पर जो एक्सपेंस किया जाए, फेंका जाएगा और वहां से टरबाइन को रोटेट कराया जाएगा, और टरबाइन को रोटेट करा करके वहां से एनर्जी को प्राप्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार से आपने ऊर्जा के स्रोत को देखा, जिसे मैंने आपको जियोथर्मल एनर्जी के रूप में बता दिया। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको आगे बताने के लिए चल रहा हूं। अब हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए मैंने पार्ट 2 दिया है, ये मेरे सोलर एनर्जी का पार्ट 2 सिस्टम है। तो इस प्रकार से आप लोग देखिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं, कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। लास्ट का पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी में माय डियर फ्रेंड, जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, यह एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें अपार ऊर्जा, नाभिकों के अंदर अपार ऊर्जा सन्निहित होती है, अपार ऊर्जा सन्निहित होती है। बातें वही हैं, जैसे आइए कुछ देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, जिससे एटॉमिक बम वगैरह बनाए जाते हैं। आप सोचिए कितनी ज्यादा एनर्जी उसमें से निकलती है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है एटॉमिक बम वगैरह से कि पल भर में ही जो है राख कर देती है, जला करके जीवों को, जंतुओं को, पेड़ पौधों को जला करके राख कर देती है। इतनी ज्यादा एनर्जी होती है एटॉमिक बम में। इसीलिए इसको जो परीक्षण के लिए कहीं ऐसे स्थानों पर ले जाया जाता है जहां पर कि जो है जनजीवन ना हो, मरुस्थल हो, ऐसे स्थानों पर इनका परीक्षण किया जाता है। तो आप देखिएगा, मैं आपको बताने चल रहा हूं कि नाभिकीय सोलर जो न्यूक्लियर एनर्जी में आप देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा में आप देखिएगा, मैंने बताया आपको कि यहां पर मैं एक एग्जांपल शो किया हूं। एग्जांपल में मैंने लिखा यूरेनियम 92-235। यूरेनियम माय डियर फ्रेंड, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यूरेनियम यहां पर मैंने लिखा और ये 92-235 है। यूरेनियम 92-235 है। यह एक यूरेनियम का स्टेबल कंपाउंड है। क्या है? स्टेबल है। स्टेबल कंपाउंड अस्थायी यौगिक कभी भी रिएक्शन नहीं करता, अस्थायी यौगिक कभी भी रिएक्शन नहीं करता। इस अस्थायी यौगिक को हमको अस्थायी यौगिक में कन्वर्ट करना है। किसमें? अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्टेबल को। स्टेबल को अनस्टेबल में करना है। सबसे पहले हम 0N1 न्यूट्रॉन की बम वर्षा करते हैं। यूरेनियम के ऊपर हमने क्या किया? यूरेनियम 92-235 के ऊपर मैंने क्या किया? न्यूट्रॉनों की बम वर्षा कर दिया, न्यूट्रॉनों की बौछार कर दी। बम वर्षा का मतलब होता है बौछार कर देना। ये मत समझिएगा बम को गिरा देना, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। बम वर्षा करना मतलब होता है बौछार कर देना। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की बौछार कर दी गई। तो ये यूरेनियम 235 जो स्टेबल रहा, ये तुरंत ही जो है कन्वर्ट हो जाएगा यूरेनियम 92-236 में। ये यूरेनियम 92-236 में कन्वर्ट हो गया। आप देखिएगा यहाँ 92 जीरो हो गया, 92-235 प्लस 1, ये 1 है, यहाँ पर ऐड किया जाएगा, 1 यहाँ पर ऐड किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 236। ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। बहुत ही क्षणिक रूप में बनता है, जैसे ही बनता है तुरंत ब्रेक डाउन कर जाएगा। यूरेनियम 92-236 जब बना, मैंने कहा कि ये स्टेबल रिएक्शन नहीं करता। उसको बाद हमने क्या किया? न्यूक्लियर एनर्जी आप देखिएगा, समझिएगा ध्यान पूर्वक।
कि ये नाभिकीय ऊर्जा क्या है। नाभिकीय ऊर्जा बड़े नाभिक को तोड़ करके हल्के हल्के नाभिकों में बदल देना और उस बदलने के साथ साथ ऊर्जा की अधिक मात्रा को एकत्रित कर लेना ही जो है नाभिकीय ऊर्जा होती है। यहाँ पर आपने देखा 92,236 को लिया मैंने, कैसे लिया मैंने, यूरेनियम 92,235 के ऊपर जब मैंने न्यूट्रॉनों का बम्बार्डमेंट किया तो यूरेनियम 92,236 बन, जैसे ही यूरेनियम 92,236 बनता है ये ब्रेक डाउन कर देता है, टूट जाता है और टूटता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे एल्क्यू में टूटता है। बेरियम 56,200 यहाँ पर लिखा गया है, बेरियम 56,139 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आएगा बेरियम 56 एंड 139, 139 हो गया एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर हो गया 56 प्लस यहाँ पर दूसरा कंपाउंड निकाल रहे हैं हम क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन होता है 3694, ये है 3694। ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, जो ज्यादा अंक बोला जाएगा एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक मास को सदैव ऊपर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सदैव नीचे लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का किया जाता है, ना कि एटॉमिक मास का किया जाता है। और यही रीजन रहा है, आपने पढ़ा भी है, सबसे मैंने अपने ही लेक्चर में आपको समझाया भी है, केमिस्ट्री के लेक्चर में भी जब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल जब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है ये ऐसे यौगिक होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं, कुछ रेडियोएक्टिव होते हैं, कुछ नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स हैं। इन सारे एग्जाम्पल को मैंने अपने लेक्चर में दिया है। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि मैंने जितने भी लेक्चर दिए हैं 9th क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक का लेक्चर मैंने दिया है और हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर आपको वीडियोस पर जाएंगे, वीडियोस पर जाने के बाद हमारे टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, 141 या 142 अप्रॉक्सीमेट हमारी वीडियोस हैं। उनमें से जो आपको पढ़ना उसको आपको खोलिए, उसको आप ओपन करिए, आसानी पूर्वक उसको पढ़िए, उसका नोट बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने आपको बताया मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप आसानी पूर्वक कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर लाइट कंपाउंड के रूप में आया बेरियम 56,139 और क्रिप्टॉन 36,94 आ गया। यहाँ पर ये आ गया। इसी के साथ साथ ही माय डियर फ्रेंड यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ 0 एंड 1। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 मॉलिक्यूल में निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा कितने मॉलिक्यूल में निकल रहा है, क्या 0 एंड 1। अब आप देखिए कि हमने इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा को चलाने के लिए हमने क्या किया, हमने थोड़े से न्यूक्लियस को लिया, थोड़े से न्यूट्रॉन को लिया और हमको इसका 3 गुना न्यूट्रॉन यहाँ पर मिल रहा है, 3n1 हमको मिल रहा है। हमने लिया कितना है, 1 n1 लिया है, 0 n1 लिया है, 1 मोल जो हमने जो है n1 लिया है, हमको यह 3 मोल n1 मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा उसके साथ ही साथ ये जो बेरियम और क्रिप्टॉन जैसे लाइट कंपाउंड मिल रहे हैं, इसी के साथ अपार ऊर्जा भी मिलती है। यही अपार ऊर्जा ही न्यूक्लियर एनर्जी कही जाएगी। क्या कही जाएगी, न्यूक्लियर एनर्जी कही जाएगी। माय डियर फ्रेंड, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है इसके विषय में ये थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आप यह मत ध्यान दीजिएगा कि आपके कोर्स से बाहर जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी 2 रूपों में हमको मिलती है, एक है न्यूक्लियर फिजन, एक है न्यूक्लियर फूजन। एक है नाभिकीय विखंडन, एक है नाभिकीय संलयन। आपने देखा कि जब जो है संलयन की क्रिया हुई, फूजन की क्रिया हुई, जैसे ये फूजन की क्रिया के बाद बना तो ये फिशन हो गया, ये टूट गया। यहाँ पर फूजन और फिशन दोनों चल गए। ये संलयित हुआ, संलयित होने के बाद तुरंत ये ब्रेक डाउन कर गया, टूट गया। तो फिजन भी हुआ और फूजन भी हुआ। क्लियर हो गए। अब आप देखिए ऐसे ही जो है ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरह से जो एनर्जी होती है यहाँ पर आगे बढ़ती है, आगे 2 कारणों में टूटती है, फिर यहाँ पर ये जो आगे बढ़ते हैं इस तरह से, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस तरह से। आपने देखा ये जो है ये चेन रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, चेन रिएक्शन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा किस तरह से एनर्जी बन रही है। तो एक चेन स्टार्ट हुई यहाँ से जो मंद गति से स्टार्ट हुई है, किस गति से, स्लो रिएक्शन से हुआ है, मंद गति से चला। लेकिन मंद गति से चलने के बाद अब इसकी गति क्या हो गई, अति तीव्र हो गई। क्या हो गई, अति तीव्र हो गई, हाईली फास्ट हो गई, अति तीव्र हो गई। तो जब ये गति अति तीव्र हो गई और आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने छोटे अमाउंट से शुरू किया था और पावर ऑफ एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो रहा है,
माने टूटने के बाद ये बढ़ता चला जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, यह अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन मैंने कहा? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। इस अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में आपने और भी देखा कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में भी अपार ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, अपार ऊर्जा। और ये सब की सारी ऊर्जाओं को हम जो है न्यूक्लियर फर्नेस जो होती है, नाभिकीय भट्टियां जो होती है, न्यूक्लियर फर्नेस होता है भट्टी, न्यूक्लियर नाभिकीय भट्टियां, उन भट्टियों में कैडमियम की रॉड लगा दी जाती है। और ये कैडमियम की रॉड का काम होता है, जितनी ऊर्जा यहां से निकल रही है, इन सारी की सारी ऊर्जाओं को कैडमियम की रॉड एब्जॉर्ब करती चली जाती है। जब ये ऊर्जा एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर उसको निकाल करके हम अलग अलग रूपों में उसका यूज कर लेते हैं। तो आपने देखा कि यह जो है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन रहा। कंट्रोल कब किया है मैंने? जब मैंने इस पर कैडमियम की रॉड लगाया। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, नियंत्रित भी किया जा सकता है। और नियंत्रित करने के लिए माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि नियंत्रित तभी हो सकता है जब हमारे पास उस प्रकार के साधन उपलब्ध हो। हमारे पास न्यूक्लियस भट्टियां हैं, नाभिकीय भट्टियां हैं, और नाभिकीय भट्टियों में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इतने इजी में इसको मत लीजिएगा, क्योंकि इससे निकलने वाली ढेर सारी हार्मफुल रेजेज होती हैं, ऐसी जो है कीड़े होती हैं, ऐसी कीड़े होती हैं जो कि आसानी पूर्वक हमारे शरीर की को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ऐसी किसी भी फर्नेस के पास पहुंचने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना होगा, हम अपने बॉडी को पहले पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लें। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैंने तो नाभिकीय विखंडन आपको समझा दिया, यहाँ पर ये जो क्रिया रही नाभिकीय विखंडन की क्रिया रही। अब आइए देखते हैं नाभिकीय विखंडन की क्रिया के बाद जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। ये तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया रही, जिसको मैंने कहा कि नाभिकीय विखंडन है। क्या है ये नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन है। अब आप देखिएगा, नाभिकीय विखंडन के बाद दूसरी क्रिया होती है हमारे पास, पहली हो गई जिसका एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, और दूसरा नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन। माय डियर फ्रेंड, इसका भी एग्जांपल देख लीजिएगा। नाभिकीय संलयन का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नाभिकीय संलयन में देखिएगा, अगर हम ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को ले रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने लिया 1H2 + 1H2, 2 मॉलिक्यूल ड्यूटेरियम लिया ना, 1H2 + 1H2। अब हमको क्या होना चाहिए था? हम बना रहे हैं = 1H3। क्या बन गया? ट्राइटियम बन गया। मीन्स ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम के मिलने से ट्राइटियम बन गया +1H1। अब आप काउंट करो, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1H1 3 1 4 हो गया। तो ये दोनों साइड में इक्वल हो गए। यहाँ पर प्रोटियम ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम को लिया गया, ट्राइटियम और प्रोटियम बना। तो इसके बनने में भी मिनिमम जो है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या कहा मैंने? 4 MeV, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकली। ये सारी की सारी ऊर्जा कहाँ निकल रही है माय डियर फ्रेंड? सूर्य के अंदर निकल रही है। और ये सूर्य के अंदर भी ये सारी क्रियाएं हो रही है। ऐसे रिएक्शन सूर्य में भी चलते हैं, तो सोलर रिएक्शन में भी इसका यूज, इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो। और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी आप इस रिएक्शन को आसानी पूर्वक लिख सकते हो। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें नाभिकीय संलयन मैंने बताया, नाभिकों का जुड़ना मैंने बताया। नाभिक जब जुड़ गया तो एक हाईवी क्वालिटी का नाभिक बना दिया। जैसे ही ये बना, यहाँ पर 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। अब आइए जरा सा एक और टॉपिक हम आपको बता देते हैं। ट्राइटियम और जो है ड्यूटेरियम को ले लिया जाए, 1H3 + 1H2। ट्राइटियम और किसको लिया मैंने? ट्राइटियम को लिया मैंने, और ट्राइटियम को लेने के बाद मैंने ले लिया जो है ड्यूटेरियम को लिया। ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को मैंने लिया यहाँ पर। अब ये क्रिया जो है, जो मैं बता रहा हूँ, ये नाभिकीय संलयन की, नाभिकीय विखंडन का रिएक्शन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि नाभिकीय विखंडन की क्रिया क्या है। अब आप देखते रहिएगा नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है, न्यूक्लियर कॉम्बिनेशन की क्रिया क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया क्या होती है। संलयन की क्रिया में ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को लिया गया। ट्राइटियम और ड्यूटेरियम को लेकर के हमने बना दिया 2He4। क्या बना दिया? हीलियम बना दिया। 2He4 बना दिया, हीलियम बना दिया। और हीलियम के बनने के बाद आप देखिएगा और क्या बच रहा है? 1 1 2 3, यहाँ पर हुआ 3 2 5, 4 ही मिला हमको। हमने कर दिया 0 N 1।
अब ये 0n1 बन गया, अर्थात न्यूट्रॉन यहाँ भी मिल गए। और किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को चलाने में न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। जो न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, न्यूट्रॉन हम बता रहे हैं आपको, न्यूट्रॉन हमको मिलता जा रहा है। हमने सिंगल मोल न्यूट्रॉन लिया था, 3 मोल न्यूट्रॉन मिला हमको। इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 0n1 हमने ले लिया, कहां पर लिया? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है के केस, न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में लिया, नाभिकीय संलयन के केस में लिया। और यहाँ पर 0n1 माने न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन बनने के बाद माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो है 17.6 प्लस 17.6 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पर उत्पन्न होती है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि परमाणु बम बनाना हुआ, हाइड्रोजन बम बनाना हुआ, तो यहाँ पर परमाणु बम को, हाइड्रोजन बम को आसानी पूर्वक इस नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की क्रिया के द्वारा आसानी पूर्वक बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो टॉपिक, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो समझाया मैंने आपको, यह सब के सब प्रोसेस मैंने इसी बेस पर बताया है जो एनसीईआरटी के बेस का टॉपिक रहा है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या है। माय डियर फ्रेंड, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस का मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा लास्ट का पॉइंट चल रहा है इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, जिसका अर्थ ये होता है आप वायुमंडल को किस तरह से संतुलित कर रहे हैं। भाई कहीं वायुमंडल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्लाइमेट तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। माय डियर फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपसे पहले बता दिया है, अगर ये क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा तो हम कहीं इस वजूद में रह नहीं पाएंगे, इस अस्तित्व में रह नहीं पाएंगे, हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हमारा अस्तित्व तब तक है जब तक ये वो जो है क्लाइमेट पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो चल रहा है। तो इस क्लाइमेट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमको जो है किसकी आवश्यकता है? इस सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? यह ऊर्जा हमको आसानी पूर्वक जो है कहाँ से मिल रही है? जो है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से मिल रही है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जीज को मैंने बताया, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, विंड हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, जितने भी प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया है, और मैं सारे जो है टॉपिक को, सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया हूं। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, इन सभी को आप लोग पूरी तरह से नोट कर लेंगे, बना लेंगे। और लास्ट के पॉइंट को मैंने बताया, इन्वायरमेंटल जो है कॉन्सिक्वेंस के विषय मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस जो होता है, हमको अपने इस वातावरण को कैसे जो है सुसज्जित करना है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैंने अपने वातावरण को सुसज्जित नहीं किया तो इसका एक सीधा सा प्रतिघात होता है हमारे ऊपर। कभी भी इस बात को डिनाई मत करिएगा कि ऐसा ना करने पर हमारे ऊपर इसका जो सीधा इफेक्ट पड़ेगा। हमारे ऊपर जरा सा भी हमने वातावरण के साथ खिलवाड़ किया तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेगा। और जब हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी उसके एडॉप्टेबल नहीं है, हमारी शरीर उसके साथ जो है क्षमता को सहने के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार से जो है हम क्लाइमेट के साथ कोई खिलवाड़ न करें, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा वजूद, पूरा अस्तित्व हमारा खतरे में पड़ जाएगा। तो अगर हमने जरा सा भी गैसेस को लिया या अंदर मॉलिक्यूल्स को लिया या ऐसी टॉक्सिक गैसेस को लिया जो क्लाइमेट में पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगी और अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण कि हमारा वजूद अस्तित्व जो है, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, इस पूरे टॉपिक के साथ आज मैं इसको समाप्त करता हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है हमेशा पर डे एक जो है हम अपलोड करते रहेंगे और आप लोग इसको स्टडी करते रहिएगा, क्योंकि अब जो है बोर्ड के एग्जाम का समय धीरे धीरे आपके नजदीक आ रहा है। और यहाँ पर कोरोना का भी संकट है, तो कोरोना का संकट है, उससे भी बचना है आपको। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुरक्षित रहने के बाद आप अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसीलिए मैंने अपने चैनल को चलाया कि आप पढ़ाई अच्छी तरह से करें। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी YouTube चैनल के साथ आज जो है आपको अपने अंतिम लेक्चर को, हमारा अगला लेक्चर जो होगा, अगले टॉपिक का लेक्चर दूसरा होगा, इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।